हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको पहले भी पता है, हमेशा मैं आपको जो क्वेश्चंस कराता हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो उससे ये हो जाता है कि जो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसका आपको आइडिया लग जाता है, यानी कि जो पेपर है किस तरह का आने वाला है वो पहले से ही अगर प्री अज्यूम्ड हो जाए, है ना, उसका प्री अजम्पशन अगर हमारे पास हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है हमें कि किस तरह के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमें शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसमें बोला गया है एक पीवी डायग्राम है, उसके लिए एक साइक्लिक जो साइकिल है वो बनाया गया है, साइक्लिक प्रोसेस ABC। एंटी क्लॉकवाइज ये साइक्लिक प्रोसेस है। हमें इसमें बताना है कि जो इंटरनल एनर्जी है ए और सी के बीच में उसमें कितना चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो समझने की हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है कि जो वर्क डन है वो ऑन द सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर जो लिखा हुआ है वर्क डन ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस वो लिखा हुआ है 50 जूल। तो WABC वो आप लोगे -50 जूल। क्या लोगे? -50 जूल। तो माइनस साइन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पर क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है ना। इस बात को आप याद रखोगे। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेना है, ऑन द सिस्टम नेगेटिव आ जाएगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो ऑन द सिस्टम है तो उसको आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे और क्या वैल्यू आ जाएगी? -50 जूल। उसके बाद जो हीट है उसकी वैल्यू कैलोरी में है तो उसको आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हीट जो है QABC गिवन टू द सिस्टम है, तो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है तो वो यहाँ पर है कैलोरी में, तो उसको आपने लिखा 20 कैलोरी। इसको आप कन्वर्ट कर लोगे जूल में, तो इसको आप 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 4.2 से। तो इसको आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर जो है वो आपके पास आएगा कितना? 84 जूल। 84 जूल। तो ये हीट बन गई। हमें क्या निकालना है? इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ का यूज करोगे आप, तो फर्स्ट लॉ का यूज करोगे तो डेल क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये आपने लिखा। तो यहां से डेल्टा यू ये किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि डेल्टा यू आपको निकालना है तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 84 जूल। कितने जूल है? 84, है ना। डेल्टा क्यू जो है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 84। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू माइनस में, यहाँ पर माइनस में वैल्यू है ना, -50, तो ये माइनस में रखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 134 जूल। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 134 जूल। अब यहाँ पर एक आंसर आपको 34 भी दिया होगा। 84 -50 करोगे तो 34 भी आएगा, जो कि यहाँ पर गिवन है। और कई बच्चे ये गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे भी। तो साइन कन्वेंशन में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ पर मेन खेल किसका है? साइन कन्वेंशन का है। तो साइन कन्वेंशन में भी थोड़ा सा इधर उधर किया तो आंसर जो है आपका पूरा चेंज होगा, और जो आप आंसर निकाल रहे होंगे वो आंसर भी लिखा हुआ होगा। और यकीन मानिए कि बहुत सारे बच्चे उसको भी लगा के आएंगे, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला है एक आइडियल गैस जो है उसको एक साइक्लिक प्रोसेस ABCA से ले जाया जाता है। तो जो प्रोसेस है वो एंटी क्लॉकवाइज है। नेट हीट सप्लाइड टू द गैस, तो वर्क डन जो है हीट सप्लाई है वो कितनी है? 5 जूल है। नेट हीट सप्लाई है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो डेल क्यू साइक्लिक प्रोसेस में जो सप्लाई हो रहा है वो किसके बराबर है? 5 जूल के बराबर है, ठीक है। हमें बताना है कि जो CA प्रोसेस है उसमें वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो फर्स्ट लॉ का जो लॉ है उसको याद करो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ जो है ये कहता है कि साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम को दी गई हीट वर्क डन के बराबर होती है। एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो हीट और वर्क है वो आपस में कन्वर्टिबल होते हैं, बराबर होते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए यानी कि जो वर्क डन है पूरी प्रोसेस का WABC, उस WABC की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? 5 जूल के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर? 5 जूल। अब इसको आप पार्ट्स में ब्रेक कर लो। ब्रेक करने का मतलब है एक लिख लो आप WAB, फिर आप लिख लो WBC और फिर आप लिख लो WCA, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? 5 जूल के बराबर हो गई। तो जो WAB प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर है। AB जो है वो कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर है। BC जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, और कांस्टेंट वॉल्यूम में जो वर्क डन है वो कितना होता है? 0 होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर जो वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस WAB, और यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? P डेल्टा V। P की जो वैल्यू है वो 10 है, तो डेल्टा V मतलब V2 - V1 यानी कि 2 - 1।
तो WAB कितना आएगा 10 और 2 माइनस 1। BC जो है कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन कितना आ गया 0। WCA आपको निकालना है और ये 5 जूल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 10 प्लस ये हो जाएगा WCA इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से WCA जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी -5। तो आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा -5 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा -5 जूल आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें 1 मोल किसी आइडियल गैस का उसको एक साइक्लिक प्रोसेस में घुमाया जाता है। वर्क डन बताना है AB, BC और CA प्रोसेस में। तो V और T के बीच में डायग्राम है, ध्यान से देखना। यहाँ पर वॉल्यूम लिखा हुआ है वॉल्यूम, और यहाँ पर टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो पहले प्रोसेस AB पकड़ो आप, प्रोसेस AB। तो प्रोसेस AB जो है वो कौन सी प्रोसेस हो गई, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गई। तो AB जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो वर्क डन है वो कितना होता है 0, हमें वर्क डन ही बताना है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन कितना होता है 0। तो अब जहां AB के अंदर 0 आंसर है वो तो है, बाकी सबको हटाओ, तो B आंसर आपका जो है वो कट हो जाएगा। B ऑप्शन कट गया, यानी कि A, C और D में से कोई आंसर है। अब B और C पे चलो, तो प्रोसेस B और C, प्रोसेस B टू C। तो B से C जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर। B से C जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर। और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, P2 V2 या P1 V1 या nRT2 ln V2 अपॉन V1, है ना। तो nRT2 करके लिख दो इसको, तो RT2 ln V2 अपॉन V1। ठीक, तो A में लिखा है V1 अपॉन V2, तो A भी कट गया। तो इसका मतलब आंसर या तो C है या D है। अब आ जाओ प्रोसेस C से A। तो अब हम चलेंगे प्रोसेस कौन सी, C टू A। तो C से A जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस हो गई, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर क्यों हो गई, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू T हो गया। V प्रोपोर्शनल टू T है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अंदर वर्क जो होगा PV फाइनल माइनस V इनिशियल। तो फाइनल जो वॉल्यूम है वो है V1 और इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया V2। तो ये लिखा जाएगा PV1 माइनस V2। अब PV जो है वो बराबर होता है nRT के, PV nRT के बराबर होता है। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिख दोगे NR, N तो 1 मोल हो गया, तो ये हो जाएगा R। ये क्या हो जाएगा R, और ये T1 माइनस T2। तो R T1 माइनस T2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा C। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर ये काम करता है क्लैसियस स्टेटमेंट पर। कौन सा स्टेटमेंट, क्लैसियस स्टेटमेंट। और क्लैसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर वाली फिजिक्स हो रही है। तो यहां पर ये रेफ्रिजरेटर हो गया, ये आपका हो गया सोर्स, और ये यहां पर क्या आ गया, सिंक आ गया। ठीक है, टेम्परेचर T2 और ये टेम्परेचर T1। ये T1 टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर है। जो T1 जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर होगा। यानी कि T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 होगा। हीट जो है वो यहां से निकाली जा रही है लो टेम्परेचर से, और उसको फेंका कहा जा रहा है हाई टेम्परेचर पर। और इस पर काम कौन कर रहा है, कंप्रेसर काम कर रहा है, यानी कि बिजली दी जा रही है इसको। तो Q1 माइनस Q2। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, लो टेम्परेचर से निकाल के हीट को हाई टेम्परेचर पर फेंकना। तो जो रूम है वो किसका काम करेगा, रूम काम करेगा सराउंडिंग का। तो जो रूम है, रूम वो काम करेगा किसकी तरह, सराउंडिंग की तरह। और सराउंडिंग की तरह काम करेगा तो रूम जो है वो क्या हो गया, सोर्स हो गया। रूम क्या हो गया, सोर्स, जहां पर हीट फेंकी जा रही है। देखो ये डायग्राम देखो, यहां पर हीट सप्लाई हो रही है। तो सप्लाई हो रही है तो रूम को जब हीट मिलेगी तो जो टेम्परेचर है वो T1 बढ़ रहा है, क्योंकि T2 कम है और T1 ज़्यादा है। तो टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रूम जो है वो क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, है ना। तो रूम क्या हो जाएगा, उसके अंदर गर्मी बढ़ जाएगी जब रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, द कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन। देखो कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का जो है वो लिखा जाता है T2 अपॉन T1 माइनस T2। और आपको इसको बेहतर तरीके से मैं बताऊं तो ये लिखा जाता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। डिजायर्ड इफेक्ट मतलब हमें क्या चाहिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ डायग्राम बताया ना, ये
तो रेफ्रिजरेटर से हमें ये मेंटेन करना है लो टेम्परेचर। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा ये है, वर्क डन यानी कि जो बिजली आ रही है कंप्रेसर से, Q1 माइनस Q2। तो T2 जो है वो लो टेम्परेचर हो गया, तो लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हो गया 273 केल्विन। और हाई टेम्परेचर T1 ये हो गया 303 केल्विन। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है बस। तो ये हो गया 273 और ये हो गया 303 माइनस 273। इसको सॉल्व करोगे आंसर लगभग 9 के आसपास आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 केल्विन और 600 केल्विन। तो जो T2 टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन और T1 जो टेम्परेचर है वो है 600 केल्विन। तो सबसे पहले यहाँ से एफिशिएंसी निकालो। तो एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 के बराबर होती है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो 1 माइनस T2 जो है उसकी वैल्यू हो गई 300 और T1 की वैल्यू हो गई 600। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि एफिशिएंसी आ गई 1/2। अब जो एफिशिएंसी है वो बराबर होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो हमें क्या निकालना है, हीट सप्लाई निकालनी है। और वर्क डन हमें कितना गिवन है, 800 जूल पर साइकिल। तो इसको आप लिखो ये हो गया 800 और ये Q आपको निकालना है। तो यहाँ से Q जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1600। तो Q जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1600, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कार्नोट साइकिल ऑफ अ गैस रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रेशर वॉल्यूम कर्व इज शोन इन द डायग्राम। यहां पर एक कार्नोट साइकिल शो किया गया है। अच्छा, कार्नोट साइकिल का मैं आपको कुछ बता दूं, याद रखना ये जो A से B प्रोसेस है ये होती है A से B और D से C। ये दोनों कौन सी प्रोसेस है, ये है कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। और इसी तरह से ये जो AD और BC प्रोसेस है ये है एडियाबैटिक। ये कौन सी प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक। ठीक है, अब हमें इसमें से बताना है कि एरिया ABCD इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द गैस। अब देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है ना। तो सिंस प्रोसेस इज साइक्लिक, प्रोसेस इज साइक्लिक, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस होगा, ना कि वर्क डन ऑन द गैस। तो साइक्लिक प्रोसेस है इसलिए वर्क इज ऑलवेज डन बाय द गैस। वर्क इज ऑलवेज डन बाय द गैस, डन बाय द गैस। तो जो वर्क है वो हमेशा वर्क डन बाय द गैस होगा। यहाँ पर यहाँ ऑन द गैस लिखा हुआ है, बाय द गैस आएगा, तो पहला जो है वो गलत हो गया। अगर यहाँ पर बाय लिखा होता तो सही हो जाता, अगर यहाँ पर बाय लिखा होता तो सही हो जाता। ये ऑन लिखा हुआ है, छोटा सा ये जो ऑन है छिप भी सकता है, तो इस चक्कर में गलत भी हो सकता है। और डेफिनेटली ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये ऑन नहीं दिखा तो आप ऑप्शन में 1 2 3 भी दिखा हुआ है, तीनों लगा के आओगे। पर यहाँ पर ये ध्यान से पढ़ना है, ऑन लिखा हुआ है इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, ये पहला गलत हो गया। एरिया ABCD इक्वल्स टू, अब साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेट हीट जो है वो किसके बराबर होगा, नेट वर्क के बराबर होगा। तो ये ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस वाला ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस में नेट हीट नेट वर्क डन के बराबर है, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो कितनी होती है, 0 होती है साइक्लिक प्रोसेस की। तो ये भी ठीक है। तो ए वाला सिर्फ इसलिए गलत हो गया क्योंकि उसमें ऑन द गैस लिखा हुआ है, बाय द गैस लिखा होता तो ए वाला भी सही हो जाता। तो इसका मतलब ये दो डी गलत हो गया। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब फिर मैं फिर वही कह रहा हूँ बात आपको, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना कि ये जो छोटा सा शब्द लिखा हुआ है ऑन, ये छिप ना जाए, क्योंकि अगर आपके दिमाग से ये स्किप हुआ या आपकी आंखों से स्किप हुआ तो फिर आप आंसर डेफिनेटली लगाओगे डी और फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप बोलोगे यार कि मैंने तो सही लगाया था, घर आके चेक करोगे, फिर ध्यान से देखोगे कि अच्छा यहाँ तो ऑन लिखा था, फिर समझ में आएगा कि गलती क्या हो गई। तो इस तरह की गलती आपने को नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है, कार्नोट इंजन है वो हीट लेता है 103 किलो कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर, और रिजर्वायर का टेम्परेचर T1 कितना है, 627 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे 627 प्लस 273 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 900, है ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 800 900 केल्विन। और T2 क्या हो गया, T2 चाहिए अब हमें, T2। तो T2 जो है उसकी वैल्यू है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन T2 हो गया।
एफिशिएंसी बतानी है, बड़ा ही चंपू सा क्वेश्चन है। 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन लगाएंगे। 1 माइनस टी वन कितना हो गया, टी टू कितना हो गया 300, टी वन कितना हो गया 600, तो ये आ गया 1 माइनस 1/2, 1/2 आएगा ना, हाँ 1 माइनस 1/2। एक मिनट रुकना यार, 300 अपॉन 900 आएगा ना, मैंने 600 लिखा है, ये 900 आएगा, तो ये आएगा 900 और ये बनेगा 1 माइनस 1/3, तो यहाँ से बन जाएगा 2/3 इंटू 100, परसेंटेज में निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 66.66%। आंसर आ जाएगा 66.66%, विच इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो हीट का फ्लो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हीट का फ्लो हमेशा हाई से लो टेम्परेचर की होता है, तो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा सी। इसके अगला क्वेश्चन है, उसमें बोला है कार्नोट इंजन जो कि काम कर रहा है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में। आइस पॉइंट का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टीम पॉइंट का मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 जो है वो हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स कि 273 केल्विन, और T1 जो है उसकी वैल्यू हो गई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स कि कितना हो गया 373 केल्विन। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें निकालनी है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस T2, T2 273 है और ये T1 373 हो गया। परसेंटेज में निकाल के सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 26.81 डिग्री सेंटीग्रेड। परसेंटेज में सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 26.81 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है द पीवी ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस साइकिल इज शोन इन द फिगर एडियाबेटिक प्रोसेसेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो ए बी और डीसी प्रोसेस है ये है आइसोथर्मल, ये है आइसोथर्मल, और जो एडी और बीसी है ये कौन से होते हैं, एडियाबेटिक। अभी बताया था आपको। तो हमें यहाँ पर कौन सा पूछा है कि एडियाबेटिक कौन से है, तो बीसी और डीए, बीसी और डीए कौन से हो गए, एडियाबेटिक हो गए, है ना। तो ये कार्नोट साइकिल के आपको याद रखने होते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर जो है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्रोपी। तो मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर जो है उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंट्रोपी आ जाएगा। द इंटरनल एनर्जी यू इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ एनी स्टेट। तो इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी वो पॉइंट फंक्शन होता है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो पॉइंट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी, एनर्जी कौन सा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट और स्टेट फंक्शन। तो पॉइंट और स्टेट फंक्शन जो है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। वो किस पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। तो ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है व्हेनेवर हीट इज सप्लाइड टू गैस इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। जब भी हीट सप्लाई की जाएगी तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होता है, पर उसके बावजूद भी जो हीट सप्लाई है वो किसके बराबर हो जाती है, वर्क डन के बराबर हो जाती है। तो पहला जो है वो गलत हो गया। दूसरा है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मस्ट इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली बढ़ेगी। उसके बाद है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस में इंक्रीज्ड है ना, इफ हीट इज नॉट सप्लाइड। यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट 0 होता है, उसके बाद भी वर्क डन जो है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो यानी कि सी भी सही है। तो बी और सी दोनों सही हो गए। फिर लिखा है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो डी गलत हो गया। तो यहां पर जो सही आंसर है वो क्या आ गए, बी एंड सी सही आंसर आ गए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन से सही हो गए, बी और सी सही हो गए। अगला देखो, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस ABCDA, द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो आपको इस साइकिल का एरिया निकालना है। तो इस साइकिल का एरिया आप दो पार्ट में बांट लो। पहले आप निकाल लो OAB। तो एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ OAB। तो OAB में जो साइकिल चल रही है वो क्लॉकवाइज चल रही है, तो इसको आप पॉजिटिव ले लोगे। तो इसका एरिया आएगा हाफ बेस, बेस जो है वो कितना हो जाएगा V0, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस,
और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पी नॉट, तो ये बनेगा पी नॉट वी नॉट, और ये लिया जाएगा पॉजिटिव क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, क्लॉकवाइज है। ये कैसा है? क्लॉकवाइज। तो आपने निकाला एरिया ऑफ ओ ए बी, अब आप निकाल लो एरिया ऑफ ओ बी सी। नेक्स्ट निकाल लो आप एरिया ऑफ ओ बी सी। ओ बी सी का एरिया निकालोगे तो हाफ बेस, बेस तो वही रहेगा वी नॉट, और हाइट यहाँ पर भी कितनी हो गई? पी नॉट हो गई। तो ये जो है वो बनेगा माइनस हाफ पी नॉट वी नॉट। क्यों? क्योंकि ये कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसमें साइकिल एंटी क्लॉकवाइज चल रही है और यहाँ क्लॉकवाइज चल रही थी। तो नेट जो आएगा डब्ल्यू नेट, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 1/2 पी नॉट वी नॉट माइनस 1/2 पी नॉट वी नॉट, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। तो हमारे पास जो नेट वर्क डन है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किल एज शोन, द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज। तो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में हीट और वर्क डन दोनों इक्वल होंगे। तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल क्यू, एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्यू इक्वल होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। तो इसका एरिया आप निकाल दो। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्किल जो है वो किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखो दोनों जो रेडियस है वो अलग अलग है, तो ये सर्किल तो है नहीं क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो ये एलिप्स जैसा कुछ बन रहा होगा, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैं क्रॉस सेक्शन लिख दूँ वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर ये एलिप्स जैसा क्यों बन रहा है? क्यों? क्योंकि दोनों जो रेडियस जो है वो सेम नहीं है, तो पाई ए भी लिख दिया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आप निकाल लो। तो ये निकालोगे आप, तो ये ओवरऑल निकालोगे, 6 में से 20 गया तो 6 में से 20 गया तो कितना बचा? ये बचा 40। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10, है ना। 6 में से 20 गया तो 40, और 40/2। एक मिनट रुको यार, ये पूरा निकाल लो पहले आप, यहाँ से यहाँ तक। तो ये निकालोगे आप, ये डिस्टेंस ये निकालोगे तो ये आ जाएगा 60 - 20। 60 - 20 कितना आ गया? 40, और 40 का आधा कर दो आप तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी रेडियस आएगी वो कितनी आएगी? 20 आएगी। वो रेडियस कितनी आ जाएगी? 20 आएगी। तो ये जो डिस्टेंस है ये ए 20 आ गई, और उसके बाद ये निकाल लो आप ये। तो ये डिस्टेंस आप निकालोगे तो 150 - 50 100 ये बचेगा, और 100 का आधा कर देना है हमें। 100 का आधा कर दोगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा पाई, और एक बनेगा 20। तो 20 जो है ये सीसी में, 20 सीसी वॉल्यूम, और ये बनेगा 100 का आधा 50, तो 50 किलो पास्कल, है ना। 50 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल जो है उसको आप लिख सकते हो 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक लिखा हुआ है सीसी में, तो 1 सीसी इक्वल्स टू होगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो सबसे पहले तो आप पाई को अलग लिख लोगे, 5 दूनी 10, तो ये बनेगा 10⁻3। उसके बाद सीसी को कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻6, और किलो पास्कल को कन्वर्ट करोगे 10⁻3। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ हो सकती है। एक गड़बड़ आप ये कर सकते हो कि यहाँ से इसकी रेडियस जो पकड़ोगे आप, क्योंकि मैंने यहाँ 6 - 20 निकाल के हाफ किया है इसका, हो सकता है कि आप सीधा यहाँ पर ये देखो 60 और ये 30, तो 60 - 30 करके 30 लिख दो। ये अनइवन लिखा हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 60 है, तो इसलिए पहली वैल्यू पकड़ना 60 और उसके बाद पकड़ना 20, और फिर उसका डिफरेंस निकाल के उसका आधा निकालना, वो निकालना। अगर आपने 60 - 30 करके करने की कोशिश करी तो आपका आंसर क्लियरली गलत होगा, है ना, क्योंकि ये अनइवन लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई जूल आ जाएगा। नेक्स्ट, कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। यहाँ पर लीटर में गिवन है, यहाँ पर भी निकालना तो एरिया है, यहाँ पर लीटर में, और यहाँ पर इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर जो रेडियस बनेगी हमारे पास वो बन जाएगी 3 - 10/2, तो ये हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। तो एक बार तो लिखा जाएगा किलो पास्कल में और एक बार लीटर में। तो 1 किलो पास्कल इक्वल्स टू 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 लीटर इक्वल्स टू ये लिखा जाएगा 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। तो पाई एक बार आप लिख लोगे 10, 10 आए ना, तो 10 × 10⁻3, और एक बार आप लिख लोगे 10 × 10⁻⁻3, ऐसा लिख लोगे।
तो ये तो कट गया यहाँ से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 पाई। 100 पाई कौन सा आंसर हो जाएगा? 100 पाई आंसर हो जाएगा सी। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना। आप कहीं यूनिट को आप ना देखो और डायरेक्ट आप आंसर निकालो, एरिया निकालो, वो भी आपको मिल सकता है ऑप्शन के अंदर और फिर गलत होगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये गलत कराती है क्वेश्चन को और होते भी हैं लोगों के क्वेश्चन गलत। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन हीट इज गिवन टू अ गैस इन आइसोबारिक प्रोसेस। एक आइसोबारिक प्रोसेस में जब हीट दी जाती है, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, तो आइसोबारिक का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर में जब हीट दी जाती है तो वर्क इज डन बाय द गैस, बिल्कुल सही बात है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ेगा, वर्क डन, और इंटरनल एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब हमारे पास ए और बी दोनों ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि कांस्टेंट प्रेशर, तो P2 माइनस P1 जीरो हो जाएगा, तो पहला सही लिखा हुआ है। आइसोकोरिक में P डेल्टा V ये जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो हो गया, ये सही लिखा हुआ है। आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T जीरो, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा Q जीरो होता है, ये गलत है। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज जो आता है वो कितना आता है? जीरो आता है। ये जो डेल्टा Q इक्वल्स टू जीरो है, ये कौन सी प्रोसेस होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, हमें गलत ही चुनना है। तो कौन सा गलत हो गया? डी गलत हो गया, ठीक है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।